बुद्धा कॉलोनी पुलिस की एक साहसिक और सुनियोजित कार्रवाई ने हाल ही में एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया जो मोबाइल चोरी की घटनाओं में लिप्त था। इस गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 रोहन और कन्हैया बालिग हैं और मूल रूप से झारखंड के साहेबगंज जिले के निवासी हैं। कहानी की शुरुआत होती है उन घटनाओं से जिनमें पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं। पुलिस के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई थी, क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा और उनके सामान की चोरी को रोकना उनका प्राथमिक दायित्व था। इसके लिए पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की, जिसने इन घटनाओं पर गहराई से नजर बनानी शुरू की। गिरोह का काम करने का तरीका था कि वे भीड़-भाड़ वाली जगहों को अपना निशाना बनाते। ट्रेनों, बसों और बाजारों में ये चोर बड़ी चतुराई से अपना काम करते थे। लेकिन इनके अपराध की बढ़ती घटनाओं ने पुलिस को सतर्क कर दिया था। पुलिस ने अपनी जांच और निगरानी प्रणाली को सख्त बना दिया और संभावित संदिग्धों पर क्रॉस चेकिंग शुरू कर दी। कई दिनों की लगातार मेहनत और कई मोबाइल फोन दुकानों की गहराई से जांच के बाद पुलिस को कुछ ठोस सुराग मिले। खासकर जब चोरी किए गए मोबाइल फोन की लोकेशन को ट्रैक किया गया, तब पुलिस ने साहेबगंज के कुछ विशेष इलाकों की निगरानी शुरू की। धीरे धीरे पुलिस दल ने संदिग्ध व्यक्तियों के मूवमेंट का पैटर्न बना लिया, जिससे गिरोह के ठिकानों का पता लगाना आसान हो गया। अंत में एक सफल योजना के तहत पुलिस ने बुद्धा कॉलोनी में छापा मारा, जहां वे चोरों को रंगे हाथों पकड़ने में सफल रहे। छापे के दौरान चोरी किए गए कई महंगे मोबाइल फोन, चोरी का दूसरा सामान और कुछ नकद पैसे भी बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से बाकी 5 नाबालिग थे, जिन्हें पुलिस ने सुधारगृह भेज दिया, जबकि राजकुमार और कन्हैया को न्यायिक हिरासत में लिया गया। ये ऑपरेशन पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता थी, जिसका मुख्य कारण था उनकी रणनीतिक योजना और सतर्कता। स्थानीय लोग और प्रशासन भी इस कार्रवाई से खुश थे, क्योंकि इस क्षेत्र में मोबाइल चोरी की घटनाओं पर नकेल कसी जा सकी। साथ ही उन लोगों में भी एक भरोसा जगा कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना ने ये भी स्पष्ट किया कि अपराध को रोकने में सामुदायिक सतर्कता और पुलिस की चौकसी कितनी महत्वपूर्ण होती है। के खिलाफ एक कड़ा संदेश थी कि कानून से बच पाना आसान नहीं होता। पुलिस की इस सफलता ने न केवल इलाके के निवासियों में विश्वास बढ़ाया, बल्कि अपराधियों की माशा को भी निष्प्रभावी कर दिया। एक ऐसे व्यक्ति की है जो शहर में बच्चों के माध्यम से मोबाइल चोरी करता था, और वह एक ऐसे समुदाय में रहता था जहां बहुत से बच्चे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। रोहन ने इन बच्चों का इस्तेमाल करने का एक खतरनाक तरीका अपने फायदे के लिए निकाला। रोहन खुद एक छोटे मोटे काम के लिए संघर्ष कर रहा था और उसे एक स्थिर आय की आवश्यकता थी। जब उसने देखा कि उसके आसपास के बच्चे खेलते समय और कहीं आ जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि क्यों न इन बच्चों को अपने धंधे में शामिल किया जाए। उसने उन्हें यह आश्वासन दिया कि अगर वे उसकी मदद करेंगे तो वह उन्हें हर महीने 15,000 रुपये वेतन देगा। बच्चों के लिए यह एक बड़ा आवेदन था, क्योंकि वे अपने परिवारों की आर्थिक हालात को देखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। रोहन ने उन्हें बरगलाया और सिखाया कि कैसे शहर में मौजूदा महंगे मोबाइल फोन चुराए जा सकते हैं। उसने उन्हें ये भी बताया कि चोरी करने के बाद वे बिना किसी चिंता के उसे दे सकते हैं और वह अपने नेटवर्क के माध्यम से उन्हें बेच देगा। बच्चों ने धीरे धीरे चोरी की आदत डाल ली। वे स्कूल जाने के बजाय शहर में इधर उधर घूमने लगे और रोहन के इशारों पर मोबाइल चोरी करने लगे। रोहन ने उन्हें विभिन्न तरीकों से काम करने की ट्रेनिंग दी और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि यह किसी तरह का खेल है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चों को अपनी की गई गलतियों का एहसास होने लगा। कुछ बच्चे पकड़े गए और पुलिस के हाथों में आ गए। जब उनके परिवारों को इस बात का पता चला, तो वो बहुत दुखी हुए। ये बच्चों के लिए न केवल एक सामाजिक कलंक बन गया, बल्कि उनके भविष्य को भी खतरे में डाल दिया। रोहन का नेटवर्क धीरे धीरे टूटने लगा और जब पुलिस ने उसकी गतिविधियों की जांच की, तो वह भी पकड़ा गया। उसके खिलाफ कई आरोप लगाए गए और उसे जेल भेज दिया गया। हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल चोरियों की बढ़ती घटनाओं ने पुलिस और आम जनता को चिंतित कर दिया था। इस स्थिति को देखते हुए एक विशेष पुलिस टीम ने एक योजना बनाई और गुप्त सूचना के आधार पर एक अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जो विभिन्न राज्यों में सक्रिय थे और पिछले कुछ महीनों में कई मोबाइल फोन चुराने की घटनाओं में शामिल रहे थे। ये गिरफ्तारी एक विशेष ऑपरेशन का हिस्सा थी, जिसमें साइबर क्राइम यूनिट और स्थानीय पुलिस ने मिलकर काम किया। उन्हें सूचना मिली थी कि यह गिरोह एक विशेष जगह पर मोबाइल चोरी करने की योजना बना रहा है। पुलिस ने तुरंत एक जाल बिछाया और जब गिरोह के सदस्य वहां पहुंचे, तो उन्हें पकड़ लिया गया। गिरोह ने अपने काम करने के तरीके को काफी योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया था।
वे आमतौर पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में सक्रिय रहते थे, जहां लोग अपनी मशीनें इस्तेमाल कर रहे होते थे। गिरोह के सदस्य एक दूसरे का साथ देते थे, जिसमें एक सदस्य ध्यान भटकाने का काम करता था, जबकि दूसरा चोरी करता था। वे इस काम में इतने माहिर थे कि कभी कभी लोग उनकी हरकतों को समझ भी नहीं पाते थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गिरोह के पास से कई मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत लाखों में थी। इसके अलावा पुलिस ने गिरोह के सदस्यों से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि वे लोगों से चोरी किए गए मोबाइल फोन को दूसरे राज्यों में बेचते थे। ये जानकारी उन्हें अपने नेटवर्क के माध्यम से मिलती थी और फिर वे बाजार में उन फोनों को बेचने के लिए अपनी योजना बनाते थे। गिरफ्तार किए गए सदस्यों में विभिन्न राज्यों के लोग शामिल थे, जिनमें युवा और अनुभवी दोनों थे। पुलिस ने बताया कि इनमें से कुछ सदस्य पहले भी चोरी के मामलों में पकड़े जा चुके थे। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज थे, परंतु वे फिर से अपने अपराधों में संलग्न हो गए थे। इस घटना ने फिर से यह साबित कर दिया कि मोबाइल चोरी एक गंभीर समस्या है, लेकिन एकजुटता और तकनीकी सहायता से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने मोबाइल फोनों का ध्यान रखें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस घटना ने न केवल एक अपराधी गिरोह के प्रभाव को कम किया, बल्कि समाज में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई। पुलिस विभाग ने इसी प्रकार के और अभियानों की योजना बनाई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश पुलिस की कुशलता और लोगों की सजगता का प्रमाण है। ये घटना सभी के लिए एक संदेश है कि सुरक्षा सावधानी से ही संभव है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। फोनों को सुरक्षित रखने के साथ साथ पुलिस को किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देना आवश्यक है। एक छोटे से शहर में पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग इलाके में चोरी के मोबाइल फोन बेचने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने अपनी टीम बनाई और संदिग्धों पर नजर रखने का निर्णय लिया। संदिग्धों की गतिविधियां कुछ दिन तक देखी गईं। पुलिस ने पाया कि ये लोग एक पुराने गोदाम में छिपकर चोरी के मोबाइल फोन रखते थे। टीम ने यह तय किया कि अब समय आ गया है कि इन पर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने गोदाम पर छापा मारने की योजना बनाई। ये छापा सुबह के समय की गया, जब लोग सो रहे थे। पुलिस ने बिना किसी शोर के गोदाम को घेर लिया और अंदर प्रवेश किया। जब पुलिस ने गोदाम के अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत से मोबाइल फोन रखे हुए थे। कुछ संदिग्ध व्यक्ति भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें समय रहते पकड़ लिया। पुलिस ने जांच के दौरान कुल 10 मोबाइल फोन बरामद किए। इनमें 8 आईफोन थे, जो विशेष रूप से उच्च मूल्य के थे। पुलिस ने इन फोन की पहचान करने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू की। जांच में पता चला कि ये फोन चोरी के थे और विभिन्न चोरियों से जुड़े हुए थे। हर एक फोन का सीरियल नंबर पलटा गया और कई शिकायतें मिली जो इन फोन से संबंधित थीं। पृष्ठभूमि में स्थानीय नागरिकों ने पुलिस के इस कार्य की सराहना की और उन्हें समाज में सुरक्षा प्रदान करने के लिए धन्यवाद किया। इस घटना ने स्थानीय समुदाय को ये संदेश दिया कि पुलिस हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और अपराध के खिलाफ कदम उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इसी तरह पुलिस ने न केवल 10 मोबाइल फोन बरामद किए, बल्कि स्थानीय लोगों के विश्वास को भी पुनः स्थापित किया। ये घटना उस शहर में चर्चा का विषय बन गई और लोगों ने अपने आसपास की हर गतिविधियों पर ध्यान देने का निर्णय लिया। इस प्रकार एक छोटी सी गुप्त सूचना ने एक महत्वपूर्ण पुलिस कार्यवाही को जन्म दिया और अपराधियों को चिन्हित करने में मदद की। पुलिस की तत्परता और सक्रियता ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सही समय पर सही कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण होती है। जहाँ की गलियां सजीवता से भरी रहती है, एक काली मंदिर है जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि लोगों के मिलन का स्थान भी है। हर सुबह श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। इसी काली मंदिर के आसपास हाल के दिनों में मोबाइल चोरी की शिकायतें बढ़ने लगी। लोग अपने मोबाइल फोन को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करने लगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के फोन चोरी हो गए। इस मामले ने पुलिस प्रशासन का ध्यान खींचा। इंस्पेक्टर रोहित, जो इस क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता के लिए जाने जाते थे, ने इस समस्या को हल करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने विशेष टीम को नियुक्त किया और मंदिर के चारों ओर गश्त करने का आदेश दिया। एक दिन जब इंस्पेक्टर रोहित और उनकी टीम मंदिर के पास गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक युवक एक श्रद्धालु के मोबाइल फोन को चुराने की कोशिश कर रहा है। युवक ने बड़ी चालाकी से एक बुजुर्ग महिला के आसपास मंडराया और मौका पाकर उसका मोबाइल फोन हाथ में ले लिया, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि पुलिस उसकी हरकत पर नजर रख रही थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को पकड़ लिया। उसे पुलिस थाने लाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई। उसने स्वीकार किया कि वह कई बार इस तरह की चोरी कर चुका था और उसने अपने साथी चोरों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया था।
पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसके अन्य साथी चोरों को भी गिरफ्तार किया। चोरी के मोबाइलों की बरामदगी के बाद पुलिस ने ये सुनिश्चित किया कि उन सभी का सही मालिकों को लौटाया। जवाहर नगर की तंग गलियों में रहने वाला राहुल मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही एक चोर गिरोह का सदस्य बन गया था। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसके पिता की शराब की लत ने परिवार को गरीबी के दलदल में धकेल दिया। रोहन को पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह बुरी संगत में पड़ गया और चोरी करने लगा। एक दिन पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में कुछ लोग लगातार छोटी बड़ी चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने इन चोरियों की जांच पड़ताल शुरू की। इसी दौरान पुलिस को एक बड़े गहनों की दुकान में चोरी की खबर मिली। चोरों ने बड़ी सफाई से दुकान के ताले तोड़े और लाखों के गहने उड़ा ले गए। पुलिस के पास चोरों तक पहुंचने के लिए कोई सुराग नहीं था, लेकिन उन्हें शक था कि इस चोरी में स्थानीय गिरोह का हाथ है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि रोहन को इलाके में चोरी के सामान को बेचते हुए देखा गया है। पुलिस ने तुरंत योजना बनाई और रोहन को पकड़ लिया। शुरू में राहुल ने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन पुलिस के सख्त रवैये के चलते उसने सब कुछ कबूल कर लिया। रोहन ने बताया कि वह इस गिरोह के सदस्य था जिसने हाल ही की गहनों की चोरी को अंजाम दिया था। उसने अपने साथियों के नाम और ठिकाने भी बताए। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर एक एक करके अन्य चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया। रोहन के इस खुलासे से पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इस गिरोह के पकड़े जाने से इलाके में शांति का माहौल वापस आया और लोगों ने पुलिस का धन्यवाद किया। इस घटना ने रोहन को भी जीवन में सही राह चुनने की प्रेरणा दी। सुधार गृह में जाकर उसने अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया और वहां के कार्यक्रमों के जरिए वह एक बेहतर इंसान बनने की राह पर आगे बढ़ा। इस तरह एक नाबालिग की निशानदेही पर पुलिस ने न केवल चोरों को पकड़ा, बल्कि रोहन को भी जीवन में नया मौका मिला। जिंदगी की इस घड़ी में उसने अपराध की दुनिया को छोड़ एक ईमानदार जीवन जीने की प्रतिज्ञा की। सूरज की पहली किरणें दिल्ली के इंडिया गेट पर पड़ रही थीं। युवा नीति निर्माताओं का एक समूह प्रधानमंत्री निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए एकत्र हुआ था। एजेंडा था देश में नॉलेज पूल कैसे तैयार किया जाए। प्रधानमंत्री ने बैठक की शुरुआत करते हुए कहा, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण ज्ञान से ही संभव है। हमें एक ऐसा नॉलेज पूल बनाना होगा जो न केवल देश के युवाओं को सशक्त बनाए बल्कि वैश्विक स्तर पर हमारी पहचान को और मजबूत करे। सबसे पहले बात उठी कि नॉलेज पूल में केवल उच्च शिक्षा नहीं, बल्कि पारंपरिक ज्ञान, कौशल विकास और तकनीकी विशेषज्ञता को भी शामिल किया जाए। ग्रामीण भारत से आने वाले एक युवा नीति निर्माता ने सुझाव दिया, हमारे गांवों में कई प्रकार का पारंपरिक ज्ञान है जो लुप्त हो रहा है। अगर इसे संरक्षित किया जाए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ा जाए तो यह हमारे नॉलेज पूल का अभिन्न हिस्सा बन सकता है। प्रस्ताव आया कि डिजिटल इंडिया के तहत एक ऑनलाइन नॉलेज नेटवर्क तैयार किया जाए। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, शिक्षक और शोधकर्ता अपने ज्ञान को साझा कर सके। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और मशीन लर्निंग की सहायता से इन जानकारियों का विश्लेषण किया जा सके। अगला कदम था कौशल विकास केंद्रों की स्थापना। ये केंद्र न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी खोले जाएंगे। हर केंद्र में नवीनतम तकनीकों के साथ साथ स्थानीय कला और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश के नॉलेज पूल को मजबूत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के साथ साझेदारी का प्रस्ताव भी आया। इस सहयोग से भारतीय छात्रों और शोधकर्ताओं को वैश्विक स्तर पर काम करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि हर वर्ष ज्ञान संगम का आयोजन किया जाए, जिसमें देश विदेश के विद्वान, छात्र और शोधकर्ता एकत्र हों और अपने अनुभव साझा करें। इससे न केवल ज्ञान का आदान प्रदान होगा बल्कि युवाओं में उत्साह का संचार भी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, ज्ञान को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखें, बल्कि इसे व्यावहारिक जीवन से जोड़ें। शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए ये सुनिश्चित किया गया कि हर छात्र को व्यावहारिक प्रशिक्षण मिले। बैठक के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा, नॉलेज पूल केवल जानकारी का भंडार नहीं होगा, ये हमारे सपनों की उड़ान को दिशा देगा। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक ज्ञान का वाहक बने और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। बैठक समाप्त हुई, लेकिन एक नए युग का संकल्प लेकर युवा नीति निर्माता परिसर से बाहर निकले, आंखों में एक चमक और मन में विश्वास लिए कि भारत का नॉलेज पूल केवल विचार नहीं बल्कि यथार्थ बनेगा। यात्रा कठिन है, लेकिन लक्ष्य महान है। नॉलेज पूल का निर्माण हमारे राष्ट्र के भविष्य को सशक्त और उज्जवल बनाएगा। नया साल नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ आता है। इस बार नए साल में नमामि गंगे मिशन के तहत एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है जो न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुत्थान का भी प्रतीक बनेगा।
हम बात कर रहे हैं झारखंड के चतरा से निकलकर बिहार के गया तक प्रवाहित होने वाली पवित्र निरंजना नदी की, जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक समय की बात है, एक पवित्र नदी थी जो पहाड़ों से निकलकर गांवों और शहरों से होती हुई सागर में मिलती थी। नदी का जल निर्मल और पवित्र था। लोग उस जल को पूजा और आचमन के लिए उपयोग करते थे। नदी के तट पर हरियाली थी और पशु पक्षी वहां आनंद से रहते थे। समय बीतता गया और लोग नदी के महत्व को भूलने लगे। उन्होंने नदी में कचरा फेंकना शुरू कर दिया। कारखानों का दूषित जल भी उसमें बहाया जाने लगा। नदी का जल काला और बदबूदार हो गया। जलचर मरने लगे और तट की हरियाली सूखने लगी। एक दिन एक साधु वहां से गुजरे और देखा कि नदी रो रही है। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर समझाया, नदी हमारी माता है। अगर इसे यूं ही प्रदूषित करते रहे तो एक दिन ये पूरी तरह सूख जाएगी। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने संकल्प लिया कि वे नदी को साफ और पवित्र रखेंगे। निरंजना नदी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में मिलता है। यह नदी हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। गया में इस नदी का विशेष महत्व है, जहां पिंडदान और तर्पण जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम ने भी अपने पितरों का पिंडदान यहीं पर किया था। बौद्ध धर्म के महान प्रवर्तक भगवान बुद्ध ने भी इस नदी के किनारे कठोर तपस्या की थी। समय के साथ साथ निरंजना नदी का अस्तित्व संकट में आ गया। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण नदी का जलस्तर काफी घट गया। कई स्थानों पर तो नदी सूख चुकी है और बालू के ढेरों में तब्दील हो गई है। इससे न केवल धार्मिक गतिविधियों पर असर पड़ा है, बल्कि स्थानीय किसानों और मछुआरों की आजीविका पर भी संकट आ गया है। नमामि गंगे मिशन के तहत निरंजना नदी के पुनरुद्धार का संकल्प लिया गया है। इस परियोजना में नदी की सफाई, जल स्रोतों का पुनर्जीवन और घाटों का विकास शामिल है। सरकार ने विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों के साथ मिलकर एक ठोस योजना बनाई है, जिसमें नदी के आसपास हरियाली को पुनर्स्थापित करने और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सरकार ने केवल परियोजना तक ही सीमित न रहते हुए स्थानीय समुदायों को भी इस मुहिम में शामिल किया है। जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को बताया जा रहा है कि नदी का संरक्षण केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों को इस अभियान से जोड़ा गया है, ताकि युवाओं में नदी संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा हो। नदी के पुनरुद्धार से न केवल पर्यावरणीय लाभ होंगे, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी पुनर्जीवित होंगी। पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में फिर से वही उत्साह देखने को मिलेगा। गया शहर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। नमामि गंगे का यह नया मिशन केवल नदी के पुनरुत्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निरंजना नदी का नवजीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश होगा कि यदि इच्छा शक्ति हो तो हम अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से संजीवनी दे सकते हैं। नए साल के इस संकल्प के साथ, जब निरंजना नदी का प्रवाह फिर से जीवनदायिनी बनेगा, तो न केवल गया के घाटों पर धार्मिक गूंज सुनाई देगी, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन का भी नया अध्याय लिखा जाएगा। ये पहल हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा बनेगी कि कैसे विकास और संस्कृति का संतुलन बनाकर हम अपनी धरोहरों को सहेज सकते हैं। नदी के नवजीवन की ओर एक नई शुरुआत। सूरज की पहली किरण जब नदी के निर्मल जल पर पड़ी, तो उसका चमचमाता स्वरूप मानो संजीवनी शक्ति का प्रतीक बन गया। लेकिन हकीकत कुछ और थी। नदी की सूखी धाराएं और प्रदूषित पानी उसकी दुर्दशा का प्रमाण थे। वर्षों से लगातार बढ़ते प्रदूषण और अतिक्रमण ने नदी की पवित्रता को नष्ट कर दिया था। इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए गोकल फाउंडेशन ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया। बैठक का उद्देश्य था नदी के नवजीवन के लिए एक सशक्त रणनीति तैयार करना। बैठक में गैर सरकारी संगठन गोकल फाउंडेशन के प्रमुख सदस्य, पर्यावरण विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक का माहौल अत्यंत गंभीर और भावनात्मक था। नदी से जुड़े किस्से, उसकी सांस्कृतिक महत्ता और बीते दिनों की स्मृतियां लोगों के दिलों में उमड़ने लगी। गोकल फाउंडेशन के अध्यक्ष रमेश वर्मा ने गहरी संवेदना के साथ कहा, यह नदी केवल जलधारा नहीं है, ये हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन का आधार है। हमें इसे पुनर्जीवित करना होगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे नदी में अवैध कचरा फेंकने और उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट उसके जीवन को समाप्त कर रहा है। पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर
सुमन शर्मा ने नदी के स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने के लिए 5 मुख्य कदम सुझाए। जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना, नदी के तटों पर अत्याधुनिक संयंत्र लगाकर जल को शुद्ध किया जाए, जनजागरूकता अभियान, स्थानीय लोगों को नदी की महत्ता और संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाए, पौधारोपण अभियान, नदी के किनारे वृक्षारोपण कर हरितावरण बढ़ाया जाए। कचरा प्रबंधन योजना, नगर निगम के सहयोग से नदी में कचरा डालने पर सख्त पाबंदी लगाई जाए। समुदाय की भागीदारी, स्थानीय निवासियों को नदी संरक्षण के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। जिलाधिकारी R.K. शुक्ला ने कहा, यह नदी हमारी धरोहर है, हम सबको मिलकर इसके पुनर्जीवन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। एक स्थानीय ग्रामीण महिला सरला देवी भावुक होकर बोली, हमने इस नदी से जीवन पाया है, आज अगर यह मर रही है तो हमारी आत्मा भी मर रही है, हम सब मिलकर इसे बचाएंगे। बैठक के अंत में गोकल फाउंडेशन ने घोषणा की कि वे अगले महीने से नदी पुनर्जीवन अभियान की शुरुआत करेंगे। इसमें युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा। सभी ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वे नदी को फिर से जीवंत करेंगे। जब बैठक समाप्त हुई तो सभी के चेहरों पर आशा की चमक थी। बाहर नदी की लहरें मानो इस नए संकल्प का स्वागत कर रही थीं। गोकल फाउंडेशन और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों से निश्चित ही नदी का नवजीवन संभव होगा। नदी की निर्मलता और प्रवाह को पुनः लौटाने का ये सपना अब सामूहिक प्रयासों और दृढ़ संकल्प के सहारे साकार होने की ओर था। एक बड़े ऑपरेशन के तहत पुलिस ने शनिवार की सुबह एक गुप्त सूचना के आधार पर शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक मकान पर छापेमारी की। इस मकान को एक लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराधी और तस्कर रोहन और उसके साथी कन्हैया का अड्डा माना जाता था। सुबह के लगभग 4 बजे पुलिस की एक विशेष टीम ने योजना के अनुसार उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया। टीम में प्रशिक्षित कमांडो और खुफिया विभाग के अधिकारी शामिल थे। छापेमारी की शुरुआत में ही पुलिस को कड़ा प्रतिरोध देखने को मिला। अंदर से गोलियों की आवाजें सुनाई पड़ी, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। किसी भी तरह के अनहोनी से बचने के लिए पुलिस ने पहले मकान की बिजली आपूर्ति काट दी, ताकि अंदर के लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग न कर सकें। इसके बाद टीम ने जोरदार धावा बोला और विचारपूर्वक पूरे मकान की तलाशी ली। मुख्य कक्ष में प्रवेश करने पर पुलिस ने रोहन और कन्हैया को एक कमरे में दबोच लिया, जहां वे छुपे हुए थे। दोनों को हथकड़ियां पहनाई गईं और किसी भी प्रकार के संघर्ष से बचने के लिए उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को इस कार्रवाई में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुए, जिनमें कई उच्च गुणवत्ता वाले मोबाइल फोन शामिल थे। बरामद मोबाइल फोन में पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे कई आपराधिक गतिविधियों का खुलासा हुआ। इनमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय कॉल रिकॉर्ड, संदेश और अन्य डाटा शामिल थे, जिन्हें देखकर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह गैंग कई देशों में तस्करी और अवैध व्यापार में लिप्त था। पूरी छापेमारी के दौरान पुलिस ने सावधानी के साथ सारे कदम उठाए, जिससे किसी प्रकार की जनहानि या अप्रिय घटना से बचा जा सके। रोहन और कन्हैया की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इनके खिलाफ कई संगीन धाराएं पहले से ही दर्ज थीं। इस पूरी घटना के बाद स्थानीय लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस गैंग के आतंक से वे लंबे समय से परेशान थे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ से न सिर्फ इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि भविष्य के अपराधों पर लगाम लगाने के लिए महत्वपूर्ण सबूत भी हाथ लगे। इस छापेमारी को लेकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सफल अभियान की जानकारी दी और जनता के सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट किया। एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में कुछ मासूम बच्चे अपनी खुशियों के दिनों को जी रहे थे। वे खेलते कूदते, हंसते बोलते थे, लेकिन उनके साथ एक रहस्य था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। ये बच्चे उस गिरोह के सदस्य बने थे जिसका सरगना स्थानीय क्षेत्र में अपना आतंक फैला रहा था। कन्हैया, जिसे बच्चे भाई के नाम से पुकारते थे, उनका समर्थक और मार्गदर्शक था। शुरू में उसने बच्चों को अपने पास इसलिए रखा था क्योंकि वह उनकी मासूमियत और ऊर्जा का इस्तेमाल अपने अवैध धंधों में करना चाहता था। बच्चों की सहायता से वह अपनी गतिविधियों को और भी बढ़ा सकता था। कन्हैया ने उन्हें अपने से जोड़ने के लिए एक चतुराई भरी नीति अपनाई। उसने बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेल और मनोरंजन के माध्यम से आकर्षित किया। वह उन्हें बातें करता, हंसता और कभी कभी अच्छे उपहार भी देता। ये सब करते हुए उसने बच्चों के मन में खुद के प्रति एक आदर्श छवि बना ली। कन्हैया ने अपने अड्डे पर बच्चे को एक सुरक्षित और मजेदार जगह बना दी थी। वहां पर कई खिलौने और खेलने की चीजें थीं। बच्चों के लिए खाना और अन्य सुविधाएं भी थीं, जिससे वे वहां समय बिताना पसंद करते थे। उनकी मासूमियत और छोटी छोटी खुशियों का फायदा उठाकर सरगना ने उन्हें अपने इरादों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया।
धीरे धीरे बच्चों को ये समझ में आया कि भाई ने उन्हें अपने पास इसलिए रखा है ताकि वे उसकी अवैध गतिविधियों में मदद कर सके। वह उन्हें अपने कामों में शामिल करता, जैसे कि छोटी छोटी बातें रखने के लिए उपयुक्त स्थानों पर भेजना या गलत जानकारियां फैलाने के लिए। बच्चों को कभी कभी समझ नहीं आता था कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन वे भाई की बातों से प्रभावित हो जाते थे। कुछ महीनों के बाद गांव में इस गिरोह की गतिविधियों की चर्चा होने लगी, लेकिन बच्चों के लिए भाई ने उन्हें अपने साथ रखने का एक अन्यतर खेला। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी पहचान और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब बच्चे सोचने लगे थे कि वे विशेष हैं और उनका कार्य गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि एक दिन गांव में एक स्कूल का कार्यक्रम हुआ, जहां शिक्षक ने बच्चों से उन कामों के बारे में बात की जो उन्हें छोड़कर कर रहे थे। उन्हें समझाया गया कि सही और गलत क्या होता है और कैसे वे सही रास्ते पर लौट सकते हैं। इस बात ने कुछ बच्चों को प्रभावित किया और उन्होंने महसूस किया कि वे सही दिशा में नहीं जा रहे थे। इसके बाद बच्चों ने एकजुट होकर सरगना के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया। वे उस अड्डे पर गए जहां भाई उन्हें अपने पास रखता था। अपनी मासूमियत से उन्होंने उस पर दबाव डालना शुरू किया कि वे सही रास्ते पर लौटना चाहते हैं। इस नए साहस के साथ बच्चों ने सरगना की गिरफ्तारी में पुलिस का सहयोग किया। पुलिस ने उन सबको समझाया कि जो कुछ भी हुआ वह गलत था, लेकिन अब वे सही रास्ते पर लौट सकते हैं। गांव में ये घटना एक टर्निंग पॉइंट बन गई। बच्चे अब न केवल अपनी पहचान को समझते थे, बल्कि वे सामूहिक रूप से एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। सरगना की गिरफ्तारी के बाद गांव में अपराध का स्तर घट गया और बच्चों ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। इस तरह बच्चों ने अपनी मासूमियत से न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफलता पाई। उनका साहस और एकता ने साबित कर दिया कि जब बच्चे सही मार्गदर्शन के साथ होते हैं तो वे किसी भी तरह की कठिनाई को पार कर सकते हैं। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़